इसके बाद स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। जहां खेलाओं में बंगाल पर नजर, 4 राज्यों पर क्या हो रहा है सब कुछ अपडेट देंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। बड़े पैनल का आपको तारुफ करा दूं। हमारे साथ सचिन बल्ला साहब मौजूद है, साथ ही साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, रवनीश बस, खालिद अब्दुल्ला टीएमसी, खेमचंद बीजेपी, सुप्रिया सत्तम और साथ ही साथ अजय अरोड़ा कांग्रेस की तरफ से। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, एक तमिलनाडु की है, दूसरी बंगाल की है, और ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि वहां क्या है, क्या हो रहा है। जी हां, एक तरफ जहां डीएमके को बम्पर जीत मिली, डीएमके का हेडक्वार्टर है चेन्नई का, जिसके हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, तस्वीर आपको दिखा रहे थे। और पहली तस्वीर, जी हां, आप ये देखिए, लेकिन हालांकि इस तस्वीर में मुझको ऐतराज है। कोविड काल है, इस तरीके से अगर हरे रंग की होली खेली जाएगी, बिना मास्क के अगर सेलिब्रेशन होगा तो कैसे खेला होगा। एक बार आपको सुनवाते हैं जो कार्यकर्ता है, उनका क्या कहना है। एक बात बोल रहे हैं, बंगाल में दीदी छोड़ के कोई बात नहीं होता है। बहुत आदमी आया, बहुत आदमी गया, बोईडागा तो बहुत आया, बहुत गया। हम लोग दीदी का सपोर्टर था, हम लोग दीदी का सपोर्टर हैं। अगला दिन में भी दीदी का साथ ही रहेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं बोलेंगे। आप उल्लास देख रहे हैं यहाँ पे कैसा हो रहा है। हम लोग का बंगाल में कोई बाहर का आदमी आके राज्य नहीं संभाल पाएगा। ट्रेन नहीं आने देगा, ट्रेन बढ़ रहा है, जीतेंगे, हारने का कोई भी नहीं है, ठीक है। बहुत खुशी हम लोग, तो बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हम लोगों को है जीत के लिए। होली अभी निकली थी, लेकिन एक बार टीएमसी के लिए होली जैसा उत्सव है और होली बनाने वाली बात भी है। टफ चुनाव, बड़ा चुनाव, देश की नजर टीएमसी हैट्रिक की तरफ। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी पर नजर रहेगी, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे नंदीग्राम में क्या हो रहा था। 7,000 से ऊपर वोटों से पीछे चल रही थी शुभेंदु से। सिर्फ यही एक दिक्कत की बात है, बाकी तो पूरा खेला हुए। अब तो पैनल की तरफ चलता हूं। सचिन बल्ला, सत्येंद्र त्रिपाठी, रवनीश वत्स, खालिद अब्दुल्ला टीएमसी, खेमचंद बीजेपी, सुप्रिया सत्तम, अजय अरोड़ा, साथ ही साथ सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करूंगा अजय अरोड़ा जी आपसे। अजय जी, टीएमसी तो लड़ रही थी, बीजेपी भी लड़ रही थी, जो लड़ रहा था एक जीत रहा है, एक हार रहा है। कांग्रेस तो बिल्कुल साफ हो गई लेफ्ट के साथ बंगाल में। देखिए, हम राजनीति स्वच्छ कर रहे थे। हम न लड़ाई, न झगड़े, न बम, न लाठी, न शीशे तोड़ना, न टांग तोड़ना। हम बड़ी ईमानदारी से लड़े। और जिस प्रकार से कांग्रेस चुनाव लड़ती है, धैर्य से, विवेक से, उसी प्रकार से लड़ा। इन्होंने चुनाव गुंडागर्दी से लड़े और जिस प्रकार से प्रचार किए कोरोना काल के अंदर, कोरोना काल में लाखों की संख्या में सड़कों पे थे इनके, और जो कोरोना लेके आए पूरे भारत में। कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहेगी कि देश के लोग कोरोना पीड़ित हों। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय जी ठीक है। बंगाल में मान लिया, अजय जी बिल्कुल मान लिया, बंगाल में आपने लाठी नहीं चलाई, आपने शीशे नहीं तोड़े, आपका काटा नहीं था, सब कुछ मान लिया। असम में जितना एक्सटेंसिव कैंपेन असम और केरला में कांग्रेस ने किया है, मैं बिल्कुल मानता हूं कांग्रेस का ध्यान बंगाल की तरफ नहीं था। सारा कैंपेन आपने किया असम में और केरल में। हालत देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की क्या है। और लोग कह रहे थे, जो लोग राजनीति जानते हैं, कि इस बार अगर आप असम में नहीं जीत पाएंगे तो कब जीतेंगे असम में। देखिए, हमने केरला में, असम में मजबूती से चुनाव लड़ा। हाँ, और अभी नतीजे आने बाकी हैं। अभी मिड चल रहा है, 10-12 राउंड है। अरोड़ा जी, बहुत ज्यादा परिवर्तन होने नहीं वाला है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से सबमिशन हो, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। आप बताइए साहब, गलती कहां हो गई आपसे? आप बताइए कि हाँ, लोग अभी भी आपको मानने को तैयार नहीं है। और जो जनता मैंडेट दे रही है हमें, हाँ। जो जनता हमें स्वीकार कर रही है, जो आशीर्वाद दे रही है, उसे सर माथे पे। और जहां जहां हमारी कमी होगी, जहां जहां हमारी कमी रहेगी, आने वाले दिनों में अपनी कमी ठीक करेंगे। ठीक है, और ठीक है। खेमचंद जी, कांग्रेस कहीं नहीं जीत पा रही है। सिर्फ मुझे लगता है कि जो अलायंस डीएमके के साथ था, वहीं पर कांग्रेस पार्टी दिख रही है। बाकी खेमचंद जी, बीजेपी के लिए एक राहत की बात है, आपने असम, आपका अपना स्टेट था, असम आपने रिटेन किया, जबकि एनआरसी, सीए, कई सारे ऐसे वो इश्यूज थे असम में, उसके बाद भी स्टेट रिटेन करना। ये देखिए तस्वीरें हैं, तमिलनाडु की तस्वीरें हैं। हमने आपको बंगाल में दिखाया कैसे हरे रंग से होली खेली जा रही थी।
ये देखिए साहब, दिवाली का मंजर है। डीएमके सेलिब्रेशन ज्यादा साल बाद आ रहे हैं पावर में। डीएमके की सरकार बनने जा रही है। एक तरफा मेजॉरिटी 137 प्लस पर डीएमके, एआईडीएमके सिर्फ 93 पर। अब देखना होगा 137 में कांग्रेस पार्टी की कितनी है, लेफ्ट की कितनी है, डीएमके। हम ब्रेकअप पर भी जाएंगे, बात करेंगे ब्रेकअप में कि हाँ किसकी कितनी सीटें हैं। लेकिन खेमचंद जी, राहत की बात है, आसाम आप रिटेन कर रहे हैं, पुडुचेरी में आपकी सरकार बन रही है, बंगाल में भी ठीक है सरकार नहीं बन रही है, लेकिन 4 से अगर 90 और 100 होती है, 1000 गुने का फायदा, क्या दिक्कत है खेमचंद जी? जिनकी सरकार है उसने अच्छा कार्य किया, अच्छे कार्य को जनता ने समझा। हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी तेजी से वहां पे लागू हुई, और हमारी जो राज्य सरकार है उसने लोगों के बीच में जाके काम किया, हमारे नेताओं ने लोगों के बीच में जाके काम किया, लोगों के जो रियल मुद्दे थे उन पे काम किया। जो विपक्ष था वो फैब्रिकेटेड मुद्दे वहां पे उठाता रहा, फैब्रिकेटेड आंदोलन वहां पे खड़े करता रहा। लेकिन आसाम की जनता जानती है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो आसाम के मूल निवासी उनके लिए काम कर रही थी, आसाम के प्राइड के लिए काम कर रही थी, आसाम की संस्कृति के लिए काम कर रही थी। जो दूसरा ग्रुप है वो यूआईडीएफ जैसे संगठन को साथ में लेकर चुनाव लड़ रहा था, हम सभी जानते हैं वो संगठन एक धर्म के लिए काम करता है, अपीजमेंट के लिए काम करता है। ठीक है खेमचंद जी, इसी बात पे एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं सत्येंद्र त्रिपाठी से। सत्येंद्र जी, आसाम में ये बात कही जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, सीए एनआरसी मुद्दा है, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि जो अलायंस पार्टनर कांग्रेस पार्टी ने आसाम में चुना वो बिल्कुल गलत था, और उसके रिजल्ट सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सत्येंद्र त्रिपाठी जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कांग्रेस के साथ ऐसा ये नहीं हो रहा है। कांग्रेस पहले भी और कई राज्यों में जिससे गठबंधन किया है खुद तो डूबी है, उसको भी लेके डूबी है। चाहे हम यूपी की बात करें या कई और स्टेट की बात करें, तो कांग्रेस का साथ जो है दूसरों को भी ले डूबा, मतलब कांग्रेस तो गई साथ में दूसरे को भी ले गई। यही स्थिति आसाम में भी हुई, और पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस ने पहले ही हाथ सरेंडर कर दिया था। तो ये जो कांग्रेस का जो जहाज है वो लगातार डूबता जा रहा है, और जो उस जहाज में बैठने की कोशिश करता है, चाहे कांग्रेस जिसके साथ जाती है उसको भी अपने साथ ले डूबती है। तो कांग्रेस का सारे समय उनको, जिसके भी साथ कांग्रेस जाती है उसका सर्वनाश हो जाता है। ठीक है, खालिद अब्दुल्ला साहब, आपसे समझना चाहूंगा, ममता बनर्जी लगातार लड़ रही थी चुनाव। एक समय ऐसा भी आया था जब लग रहा था कि बीजेपी शायद टीएमसी पे भारी हो गई है, व्हील चेयर पर अकेले कैंपेन कर रही थी, कोई साथ नहीं था। लेकिन अगर आप बैक उसमें जाइए, पिछले विधानसभा में भी 40% के आसपास वोट बैंक था। लोकसभा में ममता बनर्जी की सीटें जरूर कम हुई, लेकिन परसेंटेज कम नहीं हो रहा था। और इस बार भी आप देखिए, सीट्स हो सकता है कम हो जाए, लेकिन परसेंटेज साथ में है। तो कौन सा फेविकॉल है टीएमसी के पास जो बंगाल की जनता को बिल्कुल ममता बनर्जी से जुड़े हुए हैं? देखिए, 1998 से आप उठाकर इसका इतिहास देख लीजिएगा तृणमूल कांग्रेस का, तो 36% वोट से कभी भी कमा नहीं है। कभी 36 हुआ, कभी 38 हुआ, कभी 39 हुआ, कभी 40 हुआ, कभी 39 हुआ, कभी 42 हुआ, कभी 43 हुआ। और अभी तो मुझे देखने को मिल रहा है कि लगभग 45-48% के लगभग पहुंच जा चुका है। तो ममता बनर्जी का वोट डे बाय डे, चाहे वो 1998 से उसका इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, 2005 में देख लीजिए, 2004 में देख लीजिए, 2009 में देख लीजिए, 2001 में देख लीजिए, 2006 का विधानसभा देख लीजिए, 2011 का विधानसभा देख लीजिए, 2016 का विधानसभा देख लीजिए, और अभी 2021 का विधानसभा देखिए। मैं पार्लियामेंट और विधानसभा का आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि 36% वोट पहले बार अलग होकर कांग्रेस से लड़ी थी। उस समय से 36% वोट से बढ़ते 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 मैं समझ रहा हूं आज के दिन में 48% का इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, मैं अभी जो स्क्रीन में देख रहा था, 48% के हिसाब लगभग पहुंच गई है। तो ममता बनर्जी का वोट क्रमशः बढ़ते ही गया है हर इलेक्शन में। तो यहाँ पे कोई फेविकॉल की जरूरत नहीं है, जनता ठीक है खालिद, ठीक है खालिद भाई। रवनीश वत्स को जोड़ना चाहूंगा। रवनीश जी, आवाज मिल रही है आपको? रवनीश वत्स जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। रवनीश जी, कैसे वोटिंग हुई? क्योंकि जो प्रचार था वो पीक पे बीजेपी का था। आप देखिए, प्रधानमंत्री की जो रैलीज थी उस पर भीड़ आ रही थी, पब्लिक रिस्पॉन्ड कर रही थी, और लगातार जो नेता थे वो टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट छोड़कर जा रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि जो बीजेपी की आज सीटें हमको दिख रही हैं, ये लेफ्ट और कांग्रेस वाला जो वोट बैंक था, जो कि हमेशा से टीएमसी के खिलाफ खड़ा हुआ था, वो डाइवर्ट हुआ बीजेपी की तरफ, तभी ये सीटें दिख रही, वरना इतनी सीटें भी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने।
देखिए, आज जैसा कि आप जान रहे हैं, कांग्रेस और वामपंथी पार्टी की जो हालत है बंगाल में और दूसरे राज्य में तो कोई नहीं करता है। और आप देखिए कि आज असम में भी हार की है कांग्रेस का। कारण मैं बताऊं कि और वोट प्रतिशत जो है कांग्रेस और जो वामपंथी का जो वोट प्रतिशत वही बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हुआ है और डाइवर्ट हुआ है। ठीक है, इसी पे सचिन भल्ला जी, करके आज 85 सीट्स सचिन भल्ला जी, कांग्रेस के लिए दिक्कत है। कांग्रेस को क्या आकलन अब करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि आखिर चुनाव कैसे लड़ा जाए, अलायंस पार्टनर कौन हो, मुद्दे कौन हो। एक तरफ लेफ्ट में के साथ आप केरल में चुनाव नहीं लड़े थे, आमने सामने चुनाव था आपका, बंगाल में आप तो अलायंस पार्टनर थे। बंगाल तो डूबे साहब, केरल में भी कांग्रेस पार्टी डूब गई। देखिए, कांग्रेस का अपने घर में इतना घमासान है कि उसको अपने आप में ही जो उभारना चाहिए वो नहीं उभर रही। और दूसरा, इसका संगठन में जो एक दूसरे आप देखेंगे कि पिछले 4 साल में मैं जो अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं कि कांग्रेस के जो जितने भी संगठन मंत्री या कोई भी रहे हैं वो प्रॉपर मैनर में संगठन के साथ कंधे से कंधा लगा के नहीं चल रहे। और दूसरा, जो इनके घर में घमासान है वो वहीं रहने दो। और रह गया राहुल गांधी जी ने बड़े इनोसेंट ढंग से इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी, बड़े सिस्टमेटिक लड़ने की कोशिश करी, लेकिन वही अजय जी की बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं इनको अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज करके रहना चाहिए। अजय जी आपसे कमेंट लूंगा। केरल में उम्मीद ज्यादा थी। आप देखिए, केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केरल से आते हैं, आपके पास रमेश चन्नीथला थे, आपके पास ओमन चांडी थे, राहुल गांधी केरल से खुद वायनाड से सांसद होकर आते हैं। एक लंबा चौड़ा शेड्यूल है केरल का आपके पास। AK एंटनी साहब वहीं से आते हैं। उसके बाद भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। 5 साल का शासन था, एंटी इनकम्बेंसी थी, सब कुछ था, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही है। देखिए, जहां तक केरल की बात है, हमने मेहनत पूरी की और वो हम देखेंगे जो नतीजे आ रहे हैं अभी तक के और शाम तक क्या होते हैं, उस पर चिंतन होगा, आत्मचिंतन होगा। क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, देश को सींचा है और हम जो भारत की आवाम है 133 करोड़, सबके भाव जान के जहां जहां हमारी कमी है हम मजबूती से आएंगे बिल्कुल। और आत्मचिंतन भी होगा, आत्ममंथन भी होगा और अपना पार्टी सर्वे भी होगा कि ऐसी क्या कमी रह गई कि इन राज्यों में हमें दिक्कत आई। बिल्कुल मंथन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, मंथन होगा। खेमचंद जी, मंथन थोड़ा सा बीजेपी में भी होगा कि बंगाल में कहां चूक गए। खेमचंद जी, नहीं, अभी आप देखिए दीदी की क्या हालत हो रही है, नंदीग्राम में वो हारने की कगार पे हैं। वैसे इनकी सीटें भी कम हुई हैं और हमारी 4 से हम लोग 100 से ऊपर तभी आप दिखा रहे हो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि शाम होते होते हमारी जो पोजीशन है बहुत अच्छी होगी, बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। खेमचंद जी, देखिए नंदीग्राम वाला जो स्टेक है मैं मान लेता हूं आपका, नंदीग्राम में ममता बनर्जी बिगड़ रही है, बिल्कुल मान ले रहा हूं, लेकिन आप ये कहिए कि अब बहुत ज्यादा उलटफेल होगा, लगभग 1 बज रहे हैं, अब उम्मीद कम मानिए। दो तीन चीजें मानिए। मैं मान लेता हूं कि चलो हम नहीं जीतते या हम सरकार नहीं बनाते, लेकिन 4 सीट से अगर हम 100 से ऊपर वहां पहुंचते हैं, एक हम वहां पे मजबूत विपक्ष के रूप में हम वहां पे स्थापित होते हैं, तो हम जो दीदी निरंकुश रूप से वहां पे कार्य कर रही थी, वहां पे जनता का दोहन कर रही थी, आप विपक्ष के लिए लड़ रहे थे। खेमचंद जी, ठीक है, मान लिया आप मजबूत विपक्ष के रूप में वहां रहेंगे, जनता के बीच में रह पाएंगे। ठीक है, मजबूत विपक्ष होगा, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं। अगर आप 90 से 100, 85 से 100 सीट पर होते हैं, कांग्रेस अब तक विपक्ष में थी, कांग्रेस बिल्कुल वॉस्ट ऑफ है, आप मजबूत विपक्ष होंगे और इसका फायदा लोकसभा इलेक्शंस में ही मिलेगा आपको। खालिद अब्दुल्ला साहब, अब तो विपक्ष, अगर मान लिया जाए इस जो रुझान आ रहे हैं, तो विपक्ष के रूप में बीजेपी रहेगी। आज जो चुनाव हुआ है, इसको आगे कैसे आप लोग देखते हैं? क्योंकि अब आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, 24 में चुनाव है। अगर आज बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाती तो कोई सवाल ही नहीं होता कि हां रीजनल पार्टीज भी कहीं है। ममता बनर्जी का जीतना यह दिखाता है कि रीजनल लीडर्स का अभी भी देश की राजनीति में बड़ा रोल है। अब्दुल्ला साहब, देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा है, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो,
और आसाम की भी सूरत बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही। इन्होंने जिस तरह से सीए और एनआरसी का काम किया था, लग रहा था कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन वहां भी अपने रजिस्टर किया। अब पौंडीचेरी में जिस तरह से ये लोग ब्लैकमेल करके विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई थी, वापस सरकार बना रही है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज के दिन में ये जो इलेक्शन हो रहा है, इससे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगी है। और जो भी आने वाले इलेक्शन हो रहे हैं, आने वाले इलेक्शन होंगे, उम्मीद करता हूं कि लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब बहुत पीछे रह जाएगी। और 2024 में मैं दावे के साथ आज क्या कर जा रहा हूं कि विपक्ष के रूप में ममता बनर्जी का मुख सामने देखने को मिलेगा। और ममता बनर्जी जिस तरह से अपनी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अब्दुल्ला साहब, ये खबर आप शायद सुन के खुश भी होंगे, पैनल को बता दें और देश को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। ममता बनर्जी 1500 वोटों से आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ब्रेकिंग खबर है, एक बार स्क्रीन पर आप फ्लैश करिए। इस वक्त की बड़ी खबर है और मुझे लगता है हर आदमी इस खबर को जानना चाहता था। 1500 वोट से ममता बनर्जी आगे हो गई है। जी हां, 1500 वोट से ममता बनर्जी आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं 1500 वोटों से अब आगे है। तस्वीरें देखिए, जश्न की तस्वीरें हैं, हरा गुलाल है। टीएमसी के शुभेंदु लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। जी हां, खेला होने के बाद अब ये तस्वीर है, टीएमसी का जश्न है। टीएमसी और बीजेपी, एक बार लाइएगा, एक बार स्क्रीन पे टीएमसी। जी हां, अब्दुल्ला साहब रहेंगे, साथ ही साथ खेमचंद साहब रहेंगे। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जी हां, ये जो खेला होवे की तस्वीरें हैं, जो फुटबॉल आई थी, मुझे लगता है फुटबॉल का भी महत्व है। खेमचंद जी, को नजर नहीं आ रहा। उम्मीद है शाम होते होते दीदी नंदीग्राम से हारने वाली हैं। दीदी की बहुत वहाँ पे हालत खराब है, दीदी को 5 दिन वहाँ पे रहना पड़ा और पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा। खेमचंद जी आगे हो गई है ममता बनर्जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नंदीग्राम से ममता बनर्जी 1500 वोटों से आगे हो गई। जी हाँ, एक तरफ बंगाल में लीड कर रही है, अब तक पीछे चल रही थी 7500 वोट से, 1500 वोटों से ममता बनर्जी आगे निकल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज के इलेक्शन स्क्रीन पर, बंगाल के नंदीग्राम से ममता बनर्जी 1500 वोटों से आगे हो गई है। खेमचंद जी, अब तक तो मामला ठीक चल रहा था, आप लगातार कह रहे थे कि देखिए ममता बनर्जी नंदीग्राम से पीछे है, नाराजगी है। 1500 वोटों से ममता बनर्जी आगे निकल गई है। देखिए अभी 1500 वोटों से आगे निकली है। मेरे को पूरी उम्मीद है शाम होते होते दीदी की हार पक्की है, क्योंकि जो हमारे इनपुट है नंदीग्राम में शुभेंदु भाई का समर्थन जबरदस्त तरीके से है और पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हम 4 से 100 से ऊपर पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी, खेमचंद जी, शुभेंदु अधिकारी ने भी ऐलान किया था, अगर चुनाव हारूंगा राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए जो उन्होंने ऐलान किया था वो उसको उस पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है प्रशांत किशोर ने भी कहा था, शुभेंदु जी, शुभेंदु भाई को जबरदस्त। खेमचंद जी, प्रशांत किशोर ने कहा था 100 का आंकड़ा आएगा काम छोड़ दूंगा। साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि चुनाव हारूंगा राजनीति छोड़ दूंगा। अब्दुल्ला साहब, अब तो शुभेंदु की राजनीति छुड़वा देंगे आप लोग? देखिए वो उसी दिन तय हो गई थी कि राजनीति छोड़ने की बात, जिस दिन ममता बनर्जी के अगेंस्ट में खड़ा होकर वो चिल्ला के कहते कि 5 लाख वोट से भी ज्यादा से मैं जीतूंगा। मैं वहां पे ये कह रहा हूं कि आने वाले क्षण में देखिएगा, अभी 1500 से वोट आगे हैं, थोड़ी देर बाद 2-3 और मशीनें राउंड खुलेगी तो 10-11 हजार, उसके बाद 2-3 और राउंड खुलेगी तो 20,000, आखिर तक मैं समझता हूँ 25 से 30,000 वोट। ठीक है, उम्मीद यही होनी चाहिए, हम लोग भी इसी मानते हो। सुप्रिया जी बहुत देर से, सुप्रिया जी माफ करिएगा क्योंकि लगातार फिगर्स आ रही थी, विजुअल्स आ रहा था, आपके पास नहीं आ पाया, माफी चाहूंगा सुप्रिया जी आपसे। सुप्रिया सत्यम, सुप्रिया जी केरल को कैसे आप देखती हैं? लेफ्ट का क्या ऐसा जादू था जो पिनराई विजयन की तरफ जनता अट्रैक्ट रही, बिल्कुल छूटा नहीं, पूरे देश से लेफ्ट का सुपड़ा साफ है, लेकिन केरल में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वापस लेफ्ट की सरकार आ रही है। हेलो जी, आप बंगाल से मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं बंगाल में हूँ और बंगाल को अच्छा ठीक है। बंगाल में ये जो देख रहे हैं कि ये बिल्कुल फिगर्स बदल रही हैं, अब ममता बनर्जी आगे हो गई हैं, कैसे देखती हैं आप इसको? अभी तक 7,500 से पीछे थी, 1500 से आगे हुई है, तो क्या ये माना जाए फ्लेवर ऑफ बंगाल जो है वो एक है, बंगाल और ममता एक साथ है, कोई अलग नहीं कर पाया?
बिल्कुल क्योंकि मैं खुद बंगाल में हूँ और बंगाल की राजनीति को बहुत नजदीक से देख सकती हूँ। देखिए, बंगाल की राजनीति और रणनीति बिल्कुल अलग है। देश के अलग भागों से बिल्कुल बंगाल अलग है। बंगाल के लोगों को अब बहुत ज्यादा सर्वभाग दिखा के इनको ये बड़े सिंपल लोग हैं, इनको बहुत भारी चीजें नहीं चाहिए। इनको दोपहर में इनके थाली में भात और माछ हो और 2-3 सब्जियां हो, इसमें ये बहुत खुश होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आप इनको बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत कैंडी फ्लॉस चीजें करके इनको लुभा नहीं सकते। आपको जमीन मतलब हवाई चप्पल में दीदी कमाल कर गई, आप देख रहे हो। और बड़े बड़े जो ऑडी और हवाई जहाज से लोग उतरते रहे वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए। और बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कोरोना के कहर से हुआ है, जिसका दंश पूरा देश आज झेल रहा है। और दूसरा, बीजेपी की जो सबको खुश करने की रणनीति थी कि तुम भी अच्छे हो और तुम भी बुरे नहीं हो, ये वाली जो रणनीति थी, देखिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री को लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया। और इसकी वजह से जो जमीनी हकीकत थी, लोग जो जुड़े हुए थे जमीन से, वो उनके बीच में बहुत रोष था। उनको लगा कि हम इतने दिन तक काम कर रहे थे और हमें तो मौका ही नहीं मिला। और दूसरा, जो इन्होंने टीएमसी पार्ट 2 बना दिया। कल तक जो लोग बीजेपी के जो लोग टीएमसी वालों को गाली दे रहे थे, ये चीज है, गुंडागर्दी। ठीक है, ये चीज डिस्कशन वाली है कि आपने बीजेपी को टीएमसी पार्ट 2 बना दिया। सचिन भल्ला जी, क्या इसका नुकसान हुआ है बीजेपी को कि आपने बीजेपी को टीएमसी पार्ट 2 बना दिया? सारे नेता आप ले आए बीजेपी वाले टीएमसी में। मेरे से पूछ रहे हैं? जी सचिन भल्ला जी, आपसे, क्या बीजेपी ने अपने आप को टीएमसी पार्ट 2 बना दिया जिसका नुकसान उसको हुआ? देखिए, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो आप सबके सामने है कि जो इन्होंने किया है, जो भी इनकी रणनीति चलती रही, पहले जो रुझान आ रहे थे उसमें बीजेपी 200 पार दिख रही थी। लेकिन जो मेरी बहन ने भी बोला है, कहीं ना कहीं इनको कोरोना का झटका पड़ा है और आगे भी पड़ेगा। ठीक है सचिन भल्ला जी, आप ये पूरा पैनल हमारे साथ रहेगा। अब ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आएंगे तो समझेंगे कि कोरोना ने कितना बदला इस पूरे चुनाव को। क्या बीजेपी को कोरोना ने मारा बंगाल में? एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहे इंडिया न्यूज।